हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। दोस्तों, जब मैं आपसे कहता हूं कि भारत एक मजबूत गणतंत्र है, बहुत गर्व होता है। जब हम ये कहते हैं कि हम बहुत जल्द पूरी तरीके से विकसित देशों की कतार में खड़े होंगे, तो बहुत गर्व होता है। भारत इस दिशा में मेहनत भी कर रहा है। लेकिन इस दौरान जब हम सतत विकास लक्ष्यों की यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, तो कुछ बातें हमारे आसपास से निकल जाती हैं कि शायद हम थोड़े दूर हैं। जो रिकॉर्ड्स हैं, जो टारगेट्स हैं, जो गोल हैं, वो थोड़े दूर हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं कि भारत के कुछ राज्यों ने अद्भुत काम किया, एटलीस्ट गरीबी जैसे विषय को टैकल करने के लिए। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि केरल जो एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट बनने की मतलब बन चुका है जब तक इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। बाकी 1 नवंबर को इसकी घोषणा भी हो जाएगी पिनराई विजयन, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा। तो एक बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। समय समय पे हम विभिन्न जो प्रदेशों की बड़ी उपलब्धियां होती हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पे बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको लेके आते हैं। हमने बिहार को भी कवर किया था कि पहली बार कंप्लीटली ई वोटिंग करने वाला, ई इलेक्शन कराने वाला एक स्टेट रहा, भले ही इसने लोकल स्तर पे कराया हो। हिमाचल प्रदेश पूरी तरीके से लिटरेट राज्य बना। और उसी प्रकार से जब हम केरल की बात कर रहे हैं तो अब एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री जो राज्य है बन गया है। तो क्या है न्यूज ये है कि 1 नवंबर 2025 को केरल के जो पिनराई विजयन जो मुख्यमंत्री हैं वहां के, वो आधिकारिक रूप से जो चरम गरीबी है, जिसको हम एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं, उससे मुक्त घोषित करेंगे। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि केरल ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। फर्स्ट स्टेट टू डू दिस, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए पहला राज्य ऐसा है जो करेगा पूरे भारत में। ठीक है। स्थानीय स्वशासन मंत्री जो उनके हैं, बी राजेश के अनुसार केरल इस उपलब्धि को हासिल करने में विश्व के चीन के बाद दूसरे स्थान पे होगा। तो ये बहुत गर्व की बात है। लिखा है ना कि चीन के बाद, तो आफ्टर चाइना वी आर द सेकेंड, एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ केरल, हम दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, चलिए क्या है यह घोषणा। अगर अतिराधिक निर्मार्जन परियोजना, टफ नाम है, इंग्लिश में पढ़ देते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोजेक्ट ईपीईपी के तहत होगी। ईपीईपी को समझा भी देंगे, इंग्लिश पे कंसंट्रेट कीजिए, हिंदी कई बार उबड़ खाबड़ लिख देती है यूपीएससी, तो और उबड़ खाबड़ कर देती है। ठीक है, की सफलता का परिणाम है जो 2021 में वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ, लेफ्टिस्ट जो डेमोक्रेटिक फ्रंट है, कि सरकार के पहले कैबिनेट निर्णय में शामिल था। तो 2021 से इन्होंने प्रयास शुरू किए जो 2025 में फलीभूत होते दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए चरम गरीबी का अर्थ क्या है? तो सामान्य भाषा में चरम गरीबी वह स्थिति है जब किसी परिवार के पास जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं? भोजन, आवास, स्वास्थ्य और आय। ये 4 चीजों को फोकस में रखा जाता है जब हम बात करते हैं, तो ये 4 चीजें होती हैं। वैसे जैसे हम जब पॉवर्टी की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, तो एक और गरीबी आती है जहां पे बहुआयामी गरीबी जिसे कहते हैं, मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स। इन सारे बिंदुओं पे हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे हम बात करें एक्सट्रीम गरीबी की, ठीक है, यानी कि चरम गरीबी की, और वहां पे ये 4 बिंदु, भोजन, आवास, स्वास्थ्य, आय, इन पे बात की जाती है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि केरल ने चरम गरीबी की पहचान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जो विश्व बैंक की आय निर्धारित परिभाषा प्रतिदिन 2.5 $1.5 से कम से अलग है। केरल का मॉडल जीवन की गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो कर रहा था मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स की और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, माफ कीजिएगा, बहुआयामी जो गरीबी है उसकी बात कर रहा था। और उसमें एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर बहुआयामी गरीबी में क्या मानसिक गरीबी शामिल होती है? तो बेटा उत्तर तो यही है कि नहीं होती है। निश्चित तौर पे जो सापेक्षिक परिणाम देखे जाते हैं वो इन सारे जो संकेतक होते हैं इन पे आधारित होते हैं, मानसिकता पे तो फिलहाल नहीं है। चल बात करें इसके आगे, तो क्या है केरल मॉडल की विरासत, क्या है, विशेषताएं क्या है? पहली बात तो शिक्षा पे इन्होंने जोर दिया। उच्च साक्षरता दर भारत में सर्वोच्च है कंप्लीटली अगर देखा जाए। स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है यहाँ पे। सामाजिक समानता, लैंगिक समानता और जातिगत भेदभाव में कमी। मैं खुद जब केरल गया तो मैंने इस बात को महसूस किया कि वहां पे न सिर्फ सामाजिक समानता की बात है, बल्कि लोग भी अवेयर है अपने स्टेट को कैसे साफ सुथरा रखना है, कैसे अच्छा रखना है, कैसा वेल इंट्रोड्यूस करना है, हर चीज केरल में बहुत बेहतर है। ठीक है, और क्या है, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को भी बहुत शक्तियां मिली हुई हैं। याद कीजिए केरल का वो केस जहां पे बाकायदा हाईकोर्ट को इंटरवीन करके लोकल जो वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको कहना पड़ा, मेरे ख्याल से कोझिकोड की बात है, उनको कहना पड़ा कि भाई आप वो चेंज कीजिए। जो पहले ट्रांसपेरेंट वाला मैंने वीडियो किया था वो भी वही का था, है ना। महिला सशक्तिकरण, निश्चित तौर पे महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, और इससे रिलेटेड भी जब सामाजिक समानता की बात करते हैं इस प्रकार की चीजें देखने को मिली है। नीति आयोग के अनुसार क्या,
केरल में बहुआयामी गरीबी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की दर केवल 0.55% है, जो भारत में सबसे कम है। इसकी तुलना राष्ट्रीय औसत 14.96% से। राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 15% है और केरल में लगभग आधा प्रतिशत है, 0.55% है मल्टी डायमेंशनल, जो मैं बहुआयामी गरीबी की बात कर रहा हूं, जिसमें बच्चे का कमेंट आया था, इसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, बात करने से आगे की तो कुटुंबश्री जो थी, यहाँ की जो परिवार समृद्धि जो महिला केंद्रित कार्यक्रम है, ये शुरू हुआ था कब? 1998 में शुरू हुआ था। अल्टीमेटली जो लेफ्टिस्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उसने इसी कुटुंबश्री को ही और मॉडिफाई किया था। ठीक है, यह ईपीईपी की सफलता की आधारशिला है, जिसकी मैंने बात की थी। ईपीईपी की एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन की बात होती। ठीक है, 3 संरचना क्या? पड़ोस समूह, नेबरहुड ग्रुप्स क्या, 10-20 महिलाओं के छोटे समूह बने इसमें, है ना। फिर क्या हुआ? वार्ड स्तर पे जो क्षेत्र विकास समिति, एरिया डेवलपमेंट सोसाइटीज, इनका निर्माण हुआ। इसके अलावा पंचायत स्तर पे सर्वोच्च निकाय, इनका इसमें निर्माण हुआ इसमें ही। और आंकड़े क्या है कि मार्च 2025 तक कुटुंबश्री में क्या चीजें हैं? लगभग 1070 सीडीएस हैं, लगभग 19,470 एडीएस हैं और लगभग 3,17,724 एनएचजीस हैं, जो यहां पे मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो आपको क्या देख सकते हैं कि सीडीएस ये है, एडीएस ये है और एनएचजीस ये है। तो आप नंबर्स देख लीजिए, ये क्या बताते हैं कि इस प्रकार का कोई प्रोग्राम, जो कुटुंबश्री जैसा प्रोग्राम है, ये आधारशिला किसी ऐसे, मैं जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूं, ये पॉलिटिकल एग्जांपल है बट आपको समझ में आएगा। कई बार लोग जब भारतीय जनता पार्टी की सफलता की बात करते हैं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाता, मैं उनके ग्राउंड वर्क पे जाता हूं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो बेस है, जो उनके जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, वो लोग हैं, स्वयंसेवक हैं, जो घर घर जाके लोगों को अवेयर करते हैं। इसी कारण शायद भाजपा को एक पोल में एक सकारात्मक हमेशा बिंदु देखने को मिलता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, वो आप या वो पर्सनल स्पेस पे आप जरूर बात कर लीजिएगा, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं वही कुटुंबश्री ने किया है कि ग्राउंड लेवल पे, यूनिट लेवल पे जाके उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को अवेयर किया, और उसका फायदा किसमें मिला? जो हम ईपीपी की बात करें, उसकी ईपीपी की बात करें। और देखिए ना कि 48 लाख महिलाएं सदस्य हैं। आप सोच लीजिए कि विश्व में कोई ऐसा संगठन हो जहां पे 48 लाख महिलाएं सदस्य हो, किसी कार्यक्रम से जुड़ी हुई, संभव नहीं। ऐसा यहां पे है। ठीक है, चलिए बात करें ईपीपी कैसे काम करता है। तो पहला चरण क्या था इसका? पहचान। राज्यव्यापी सर्वेक्षण में कुटुंबश्री कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और स्थानीय सरकारों ने भाग लिया, जो लोकल गवर्नमेंट थे, और इतने परिवारों को नामांकित किया गया पहली बार में। 4 चरण सत्यापन प्रक्रिया के बाद इतने परिवारों को चरम गरीबी में पहचाना गया कि 64,000 के आसपास परिवार चरम गरीब थे। फिर भौगोलिक वितरण को देखा गया, 81% जो ग्रामीण क्षेत्रों में थे, और जो सबसे ज्यादा इसमें मलप्पुरम में सबसे ज्यादा परिवार जो थे वो गरीब थे। ठीक है, मलप्पुरम जो गोल्ड लैंड वाली बात आप करते हैं। इसके अलावा कोट्टायम जिला था सबसे कम जहां पे थे। दूसरा क्या था? माइक्रो स्तर पे पहले पहचान किया गया, फिर प्लानिंग किया गया। देखिए, जब हम गवर्नेंस पढ़ते हैं तो हम नीति को कैसे बनाते हैं, उसके 5 चरणों की बात करते हैं। ये उन्हीं चरणों की आधारशिला है ना। प्रत्येक परिवार के लिए व्यक्तिगत योजनाएं तैयार की गई। ठीक है, भोजन के लिए इन परिवारों को देखा गया जहां भोजन की कमी, इंडिविजुअली टारगेट किया गया कि इसकी कमी क्या है। हो सकता है कि कोई कपड़े में रिशो, खाने में खराब हो, पॉल्यूशन में खराब हो, तो हर चीज की चीजें देखी गई। 40,000 प्लस परिवार में स्वास्थ्य की समस्याएं देखी गई। अपर्याप्त आवास 15,000 परिवारों में देखा गया अलग अलग में, और हजारों परिवार ऐसे थे जहां पे आय की कमी की बात देखी गई। सब में हर प्रकार की गरीबी नहीं, लेकिन कुछ प्रकार के गरीबी सब में थी, तो जिसमें जिस प्रकार की थी उसको उस प्रकार से टैकल किया गया। ठीक है, उसके बाद आता है चरण 3, जहां पे क्रियान्वयन पे बात किया गया। ठीक है, 7,083 सुरक्षित आश्रय बनाए गए। अब जब प्रॉब्लम अंडरस्टूड हो गई कि किस किस परिवार में क्या दिक्कत है, तो सुरक्षित आश्रय बनाए गए। ठीक है, 4,395 परिवारों को रोजगार में सहायता दी गई, आय सृजन में, स्वास्थ्य सेवाएं दी गई, है ना। और दस्तावेजीकरण का 21,263 परिवारों को आधार, राशन कार्ड, इस प्रकार की चीजें बनाई गई, ताकि वो सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें, क्योंकि ये बड़ी नेसेसरी हो जाती है ऐसी चीजों पे, है ना। और पेंशन वगैरह की व्यवस्था की गई, ताकि भविष्य में भी जब वो वृद्धावस्था में जाए तो भी उनके पास कुछ आय का स्रोत हो। उसके बाद बजट आवंटन की बात आई, कुल 60 करोड़ का बजट आया। ठीक है, बहुत कम है। स्थानीय निकायों के लिए 52.8 करोड़ का था। ठीक है, प्रगति और सफलता की बात क्या है कि सितंबर 2025 तक, क्योंकि ये न्यूज अक्टूबर की है, तो सितंबर 2025 तक लगभग 96.13% परिवार है गरीबी से बाहर है, तो ऑलमोस्ट 97% परिवार गरीबी से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, शेष जो है वो अक्टूबर 2025 तक कवर हो जाएंगे, तो इसका मतलब 1 नवंबर तक ये पूरा हो जाएगा। तो हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तब तक ये चीजें हो चुकी हूं, पूरी तरीके से हो चुकी हूं। ठीक है, और अगर देखा जाए तो
जो मुख्यमंत्री के निर्वाचन का पिनराई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र है धर्मदम, वहां पे अप्रैल 2025 में चरम गरीबी से मुक्ति को सबसे पहले देखा गया। तो निश्चित तौर पे एक बेंचमार्क चीज है जो सीखी जाने योग्य है, समझे जाने योग्य है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि कारक क्या है सफलता के, तो पहली बात तो विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण। हर क्षेत्र में लोकल लेवल पे गांवों को पहचाना गया और गांव में भी हर परिवार की दिक्कत क्या है, सबको सारा चीज नहीं दे दिया गया, जिसको जो कमी थी उसको दिया गया। ताकि जैसे अगर मान लीजिए कि आप हिंदी और इंग्लिश में मजबूत हैं, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में कमजोर हैं, तो आपको सबकी ट्यूशन ना लगाई जाए, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की लगाई जाए, आप हिंदी इंग्लिश तो मैनेज ही कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इफिशिएंट भी होगा और बेहतर होगा, जल्दी होगा, समय से होगा, है ना। इसके अलावा अंतर विभागीय समन्वय, जो हर डिपार्टमेंट उन्होंने आपस में काम किया कि देखो तुम्हारा स्वास्थ्य का काम है, हमारा पेंशन का काम है, और मिल बांट के काम करते हैं, इस प्रकार की चीजें हुई। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विभिन्न विभागों, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, बिजली, इन सब ने समन्वित रूप से काम किया, एकीकृत रूप से काम किया। ठीक है, समुदाय की भागीदारी, कुटुंबश्री की मैंने बातें की, लगभग 50 लाख महिलाओं की बात की थी, उनका रोल अद्भुत था। मैं हमेशा कहता हूं कि बिना सिविल सोसाइटी के सपोर्ट के बड़े बदलाव नहीं आएंगे, ये बड़े बदलाव उसी के लक्षण है। लक्ष्य दृष्टिकोण क्या कि सामान्य कल्याणकारी योजना की बजाय प्रत्येक परिवार की विशिष्ट आवश्यकताओं पर, मैं इस पे ही फोकस कर रहा हूं। इस बात पर फोकस किया गया कि सबको सब ना दे दिया जाए, जिसको जिस चीज की डेफिशिएंसी उसको दी जाए ना। अगर किसी में आयरन कैल्शियम काफी है, उसमें अगर किसी और चीज की डेफिशिएंसी है तो उसको वो चीज उपलब्ध कराई जाए। जो चीज ऑलरेडी है उसको बार बार देखे तो एक्सेसिव हो जाएगा, उसको कोई फायदा नहीं है ना। और यस, किसी भी मुख्य परीक्षा के उत्तर में एक बिंदु हमेशा लिखा जाता है, पॉलिटिकल विल का। राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ होता नहीं। बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के भारत जैसे देश में तो बड़े बदलाव आने से है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा बदलाव था। क्या था? बड़ा बदलाव था। ठीक है, चलिए और क्या है, अब चुनौतियां क्या है, कुछ चुनौतियों पे बात कर लेते हैं। पहली बात क्या कि सेंटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंट स्टडीज, क्या स्थिरता की समस्या है। 1/3 से अधिक गरीब परिवार बड़े झटकों यानी कमाने वाले की मृत्यु गंभीर हुए कारण गरीबी में धकेले गए। मतलब क्या है कि दोबारा अगर कोई बड़ा झटका आया तो हो सकता है कि वापस वो गरीब आ जाए। मतलब उनकी गरीबी एकदम जैसे ना मार्जिन पे है, थोड़ा भी कोई झटका है तो एकदम से फिर से वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे। गरीबी गतिशील है, नए परिवार लगातार श्रेणी में आ सकते हैं। ये भी बड़ी बात है कि ऐसे नए परिवार जो अभी गरीब नहीं कल को गरीब हो जाएंगे तो कैसे आप मैनेज करोगे। परिभाषा का मुद्दा, कुछ विशेषज्ञों का क्या कहना है कि चरम गरीबी की परिभाषा स्पष्ट और मानकीकृत होने चाहिए, जो वैश्विक मान की तुलना से अलग है। अभी मैंने बताया कि वर्ल्ड बैंक किसी और चीज को मानता है, केरल किसी और चीज को मानता है, तो एक स्पष्ट परिभाषा हो। हालांकि ये विवाद का विषय हो सकता है क्योंकि सबकी, हर स्टेट, हर राज्य की परिभाषाएं बिल्कुल अलग हो सकती हैं। सबकी डेमोग्राफी अलग है, सबकी ज्योग्राफी अलग है, सबकी पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, उनको अलग तरीके से ही बनाना चाहिए। ठीक है, कार्यान्वयन में खामियां क्या है, कुछ मामलों में घर तो मिला लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं पहुंचा। खैर इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं। भूमि की उपलब्धता बहुत बड़ी चुनौती है, जमीन है ही नहीं, घर कहां पे देंगे, है ना। मानसिक स्वास्थ्य की बात क्या है, 25% की मैंने शुरुआत में ही बात की थी, भले मजाक के स्तर पर, लेकिन समझिएगा 25% गरीब परिवार में मानसिक बीमारी के वाला कोई ना कोई सदस्य है। मानसिक स्वास्थ्य की कोई बात नहीं कर रहा है, मानसिक स्वास्थ्य की बात यहाँ पे की जानी चाहिए, इसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए था। मौजूदा कार्य में मानसिक स्वास्थ्य पे पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। सरकार को यानी कि केरल सरकार को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और निश्चित तौर पर आर्थिक चुनौतियां भी हैं, क्योंकि उच्च बेरोजगारी दर के लिए भी आलोचना मिलती है। बेरोजगारी पे काम करना होगा। और देखो, अर्थ 60 करोड़ रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। 60 करोड़ के बाद और कितना पैसा लग सकता है, कहीं धांधली हो गई, कहीं करप्शन हो गया, इसको आप कैसे मैनेज करेंगे, शायद इसके लिए भी आपके पास फुल प्रूफ प्लान नहीं है। लेकिन पहली बात की कि जिस चीज का प्लान है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई दी जानी चाहिए। निश्चित तौर पर भारत जैसे देश के लिए गर्व का विषय है कि हमारा कोई राज्य एक्सट्रीम पॉवर्टी से यानी कि चरम गरीबी से मुक्त होने वाला है। 1 नवंबर को घोषणा होगी, आप लोग जरूर देखिएगा। एक चीज और बताता चलो कि आप भी मुक्त हो सकते हैं किससे, जो वीसीएस सर्किल है, किस चीज का, यूपीएससी का जो वीसीएस सर्किल है उससे आप मुक्त हो सकते हैं। करना क्या होगा, स्टडी IQ, नीचे लिंक भी दी होगी, हमारे ऐप वेबसाइट पे जाके आप क्या करिए, हमारे 2027 से 28 के बैचेस से जुड़ सकते हैं। 26 के बैचेस क्लोज हो चुके हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ये 2027 को टारगेटेड बैच है, आप 28 को 29 को करना चाहते हैं तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म बैचेस भी हैं। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों माध्यम में अवेलेबल है। 2026 और 2027-28 के लिए बैचेस भी है। फिलहाल 28 वाले बैचेस आप ले सकते हैं, 26 के लिए थोड़ी सी लेट हो गई है। विकास लाइव कोड का प्रयोग जरूर कीजिएगा क्योंकि वहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ऑप्शनल की तलाश में, तो हिंदी लिटरेचर का नया बैच सूरदास से शुरू हो रहा है ना। सूरदास से शुरू होने वाले इस बैच की बात अगर बताऊं तो 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। पूरी टेस्ट सीरीज, पूरी क्लास में कॉपी, इवैल्यूएशन, मेरे द्वारा पर्सनल मेंटरिंग, गाइडेंस सब मिलता है आपको। इसमें भी जुड़ने के लिए आप विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं।
मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। अगर आप फिर भी किसी बात को जानना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम है, मेरा इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाइए। ऑफिशियल विकास सर्च बॉक्स में डालेंगे या स्कैन करके करेंगे तो मेरे बिंदु पे आ जाएंगे, मतलब मेरे हमारे बिंदु से मेरा मतलब मेरे टेलीग्राम पे आ जाएंगे। इट्स विकास लाइव सर्च करेंगे तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आशा करते हैं कि इस वीडियो से एक विभिन्न राज्यों को भी एक शिक्षा मिली होगी कैसे और बेहतर काम कर सकते हैं। भविष्य के ब्यूरोक्रेट होने के नाते आपको भी आइडिया लगा होगा कि किसी समस्या के समाधान के लिए किस प्रकार से हम एकीकृत रूप से काम कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।